हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट 2023 पेपर 2 सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से संपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, किस ग्रहों को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न इसी पर इस प्रकार से आ सकता है कि किस ग्रहों को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर भी क्या, शुक्र ही हो जाएगा। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी। अगर हम बात करते हैं सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह, तो सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। बुध के बाद शुक्र है और शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी है। तो तीसरा नंबर किसका हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। ये हो गया सूर्य और ये हो जाएंगे ग्रह। ठीक है, तो ग्रह जो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है। तो ध्रुव तारे से हम कौन सी दिशा का ज्ञान होता है हमें। तो दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमें शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति और पृथ्वी एवं मंगल। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। और अगर हम बात करें इसे हम चित्र में समझें तो ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य। और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध और बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद दोस्तों बृहस्पति। और जो क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी पाई जाती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों मंगल, ये मंगल और ये वाला दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये जो है ये क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रमुख यामोत्तर का मान होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रमुख यामोत्तर को समझ लेंगे कि प्रमुख यामोत्तर कौन सी होती है। तो ये हो गया हमारा ग्लोब। और ग्लोब पर जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और उस रेखा को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। और इसका जो दोस्तों मान होता है वो होता है 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को ही दोस्तों प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शीत कटिबंधीय किसके नजदीक पाए जाते हैं, ध्रुवों के, विषुववृत्त के और कर्क रेखा के। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों के। आइए इसे थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लोब, और ग्लोब पर ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री देशांतर। और 90 डिग्री देशांतर को दोस्तों क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव। और इसी प्रकार से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जो अक्षांश है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जो दोस्तों शीत कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 66.5 डिग्री
उत्तरी ध्रुव से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और इसी प्रकार से साथियों 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश या 90 डिग्री जो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव है, ये वाला जो दोस्तों बीच का क्षेत्र है, यही कौन सा है, ये जो दोस्तों बीच का क्षेत्र ये वाला, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, देशांतरों की कुल संख्या 360 या 180 90। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 360, और इसको भी थोड़ा सा हम ग्लोब में समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा ग्लोब, और ग्लोब पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध, और 180 और 180 कितना हो जाएगा दोस्तों 360 देशांतर रेखाएं कितनी होती है 360। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दोस्तों दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ होगा, ये ग्लोब है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, दक्षिण गोलार्ध में होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव गोलार्ध पर कहाँ हो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव स्थित होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ग्रिड किसका जाल है। तो दोस्तों ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को ही दोस्तों समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर का, और ख है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, और गौ है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो दोस्तों ग्रिड किसका जाल है, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ग्लोब, और ग्लोब पर अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाने वाले हैं। तो पहले दोस्तों हम किसको, अक्षांश रेखाओं को, तो जो ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये सारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और अब हम ग्लोब पर दर्शाने वाले हैं देशांतर रेखाओं को, और ये वाली वो हो जाएगी दोस्तों देशांतर देशांतर रेखाएं। और अब प्रश्न आता है कि ग्रिड जाल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये बीच वाला क्षेत्र है, अगर हम बात करें इसको हम कौन से उससे दिखाएं, रेड से। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो ये बीच वाला क्षेत्र है, जो ये जाल जैसी संरचना बन रही है, तो दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रिड जाल कहा जाता है। तो ग्रिड जाल किसे कहा जाता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्रिड जाल कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 11, मकर रेखा डैश डैश पर स्थित है। तो दोस्तों मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा हमारा ग्लोब, और ये हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और जो मकर रेखा है दोस्तों, तो वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। और अगर इस रेखा का मान या कितने डिग्री होती है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत का मानक यामोत्तर। तो दोस्तों भारत का जो मानक यामोत्तर है वो है 82.5 डिग्री 30 मिनट, या 82.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यामोत्तर को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये हमने अभी अभी जाना। तो 0 डिग्री यामोत्तर को कौन से नाम से जाना जाता है, प्रधान यामोत्तर या मुख्य यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर या मुख्य यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, देशांतर के बीच की दूरी डैश डैश की तरफ घटती है। तो दोस्तों देशांतर के बीच की दूरी डैश डैश की तरफ घटती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी मुख्य यामोत्तर, ठीक है, या 0 डिग्री देशांतर। और जैसे जैसे हम, और ये हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा, ठीक है।
इसको हम नीले पेन से, देशांतर रेखाओं को नीले पेन से दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि देशांतर का जो मान है वो किस ओर घटता है। तो जैसे जैसे दोस्तों हम विषुवत रेखा, ये वाली हो जाएगी बीच की जो लाइन है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो दोस्तों वैसे वैसे क्या होती जाती है, जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों। और उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उनकी बीच की दूरी भी घटती जाती है। और अगर हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव पर, ये क्या हो जाती है, एक शून्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी ये एक शून्य के रूप में, ठीक है, एक बिंदु के रूप में, शून्य नहीं दोस्तों, बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ, कौन से गोलार्ध में होगा, ये वाली हो जाएगी दोस्तों, कौन सी, ये वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा। और हमें पूछा गया है उत्तरी ध्रुव, तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, और बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो पृथ्वी कि सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पृथ्वी की गतियां जान लेते हैं कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। बात आती है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो दोस्तों जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, घूर्णन गति कहते हैं। अगर हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो अगर हम एक जगह खड़े होते हैं और न आगे न पीछे न दाएं न बाएं चलकर हम क्या करें, अपने ही अक्ष पर जहां खड़े हैं वहीं पे एक चक्कर पूरा करते हैं, तो दोस्तों उसे ही घूर्णन गति कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं परिक्रमण गति, तो दोस्तों जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो परिक्रमण गति कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती है। और इसके अलावा साथियों 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि 21 जून को कहाँ पड़ती है सूर्य की किरणें सीधी, तो वो पड़ती है दोस्तों कर्क रेखा पर। ठीक है, और अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो दोस्तों 22 दिसंबर को पड़ती है कहाँ, मकर रेखा पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार से चारों ऑप्शनों को, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको चारों ऑप्शन के आंसर पता होने चाहिए कि इससे अगले बार किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो जो आपका तैयारी का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आप बड़ी आसानी से सीटेट या इस प्रकार से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान में, भारत में और कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं क्रिसमस, गर्मियों में पूछा जा रहा है कि गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, उस समय कहाँ गर्मी है, जिस देश में जब क्रिसमस मनाया जाता है। तो दोस्तों क्रिसमस गर्मियों में, हमारे यहाँ तो क्या क्रिसमस का जो त्यौहार होता है दिसंबर में होता है, और दिसंबर में अगर हम बात करें तो हमारे भारतवर्ष में उस समय क्या होती है, सर्दियाँ होती है। इसी प्रकार से जापान में भी उस समय सर्दियाँ होती है। तो कहाँ गर्मियाँ होती हैं दोस्तों उस समय, दिसंबर के टाइम, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऑप्शन है घूर्णन गति, परिक्रमण गति और गुरुत्वाकर्षण। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दोस्तों अगर आप इसमें डिटेल से
वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हमने ये बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आप चाहते हो तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, और ये जो सारी हम समझा रहे हैं तो ये उसमें बहुत अच्छे से हम पहले ही इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो दोस्तों एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्षों में कितने दिन होते हैं, तो 365। ठीक है। और लीप वर्ष में कितने? 366। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों जो पृथ्वी प्रतिदिन गति करती है उसे घूर्णन गति और दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है। दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति या दैनिक गति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? तो अभी अभी हमने इसको ऊपर वाले प्रश्न में जाना था, कर्क रेखा पर पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। डैश डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो दोस्तों कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में जो हमारे देश में अभी है तो गर्मियों वाली ऋतु है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु है। और अगर हम बात करें आजकल तो दिन बड़े हैं, तो कौन से ऋतु में दोस्तों दिन छोटे होते हैं? तो शीत ऋतु में साथियों दिन छोटे होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, जो दोस्तों वृक्षों को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र मेरे दोस्तों 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र, थेमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। अगर हम बात करते हैं कि भौतिक मानचित्र में हम कौन सी चीज़ों का वर्णन करते हैं या वितरण करते हैं, तो दोस्तों भौतिक मानचित्र में हम जैसे पर्वत, पहाड़, झरने, इस प्रकार के जो भौतिक जैसे पर्वत, पहाड़ और झरने, और ठीक है, उनको हम किस में दिखाते हैं? भौतिक मानचित्र में। और अगर हम बात करते हैं थेमेटिक मानचित्र, तो दोस्तों थेमेटिक मानचित्र में हम जैसे वन होगी, वर्षा होगी और उद्योग होगी, सड़कें होगी, उन सबको हम किस में दर्शाते हैं? थेमेटिक मानचित्र। और इसी में वृक्ष भी आ जाते हैं। ठीक है। तो वृक्षों का वितरण किस में करते हैं? थेमेटिक मानचित्र। और अगर दोस्तों हम बात करें राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक मानचित्र में किसी देश की सीमा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं, और किसी जनपद या डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं और किसी नगर की सीमाएं, तो उनका वितरण हम किस में करते हैं साथियों? उनको हम किस में दर्शाते हैं? राजनीतिक मानचित्र में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा थेमेटिक मानचित्र। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया जाता है? तो साथियों नीले रंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसको दिखाने में किया जाता है? जलाशय, पर्वतों या मैदानों? तो साथियों अगर हम बात करते हैं नीले रंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो जलाशयों को दिखाने के लिए करते हैं। और इसीलिए साथियों जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है? नीला रंग का दिखाई देता है। और नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर दोस्तों कितने प्रतिशत जल है? 71%। जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और इसीलिए हम नीले रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए करते हैं? जलाशय को दर्शाने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तो दोस्तों प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न सीटेट में 1-2 बार पूछा भी गया है। तो प्रश्न है दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दिक्सूचक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रतीकों को दिखाने के लिए करते हैं, या मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए करते हैं, या दूरी मापने के लिए करते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिक्सूचक का प्रयोग हम मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए करते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए या प्रतीकों के लिए? तो दोस्तों पैमाना किसके लिए आवश्यक है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका सही उत्तर हो जाएगा मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है बहुत
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूराल। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूराल। जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न भी साथियों पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हैं? स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा को स्थल संधि के द्वारा जुड़े हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हैं साथियों? स्थल संधि के द्वारा जुड़े हैं। और फिर अगला प्रश्न इसी पर इस प्रकार से बनता है कि उत्तर और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो दोस्तों स्थल संधि है, इस स्थल संधि का नाम क्या है? तो साथियों इस स्थल संधि का नाम है पनामा स्थल संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा 32। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक है। और कितना परसेंट है दोस्तों नाइट्रोजन? तो 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और बाकी अन्य गैसें सब 1% है। ठीक है, तो टोटल मिला के 100 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल। तो दोस्तों वायुमंडल में तो कोई चट्टानें नहीं होती है, तो वायुमंडल तो नहीं हो सकता आंसर। और जलमंडल, जलमंडल में तो भी दोस्तों कोई सी चट्टानें नहीं होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल ठोस चट्टानों का बना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों हमारे विश्व में संसार में 7 महाद्वीप हैं और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सॉरी साथियों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगर हम बात करें कि महाद्वीपों को अवरोक्रम में लिखिए, ये प्रश्न आ सकता है कि अवरोक्रम में दर्शाइए। तो अवरोक्रम में कौन से हो जाएगा दोस्तों? बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। और सेकंड नंबर पे कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? उत्तर अमेरिका। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। और पांचवें नंबर पे कौन सा है दोस्तों? पांचवें पे अंटार्कटिका। ठीक है। और छठे नंबर पे कौन सा साथियों? यूरोप। और सातवें नंबर पे कौन सा साथियों? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए सातों के सातों। ठीक है, घटते क्रम में। और अगर बढ़ते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका और सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सबसे बड़ा कौन सा? एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो साथियों इसका सब उत्तर हो जाएगा। तो जो हिमालय को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे ऊपर वाले भाग को, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। और वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, दो नाम हो जाएंगे। जो सबसे उत्तर वाला भाग है और उसके बाद जो दोस्तों मध्य में है उसका नाम है मध्य हिमालय या हिमाचल। और जो दोस्तों सबसे दक्षिण वाला भाग है वो है दोस्तों शिवालिक। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हमें पूछा गया है कि हिमालय के सबसे दक्षिण वाला भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों अरावली, पश्चिम घाट और हिमाद्री। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री का जो अन्य नाम है वो क्या है? पश्चिम घाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सी टेट या किसी भी अदर टेट में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव और भारत, और श्रीलंका और भारत और मालदीव। तो साथियों इसको थोड़ा सा हम मैप में समझ लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारे दक्षिण भारत
ये वाला हो जाएगा साथियों हमारा दक्षिण भारत, और ये यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत कैसे जुड़े हैं आपस में दोस्तों? जो ये बीच वाला जल है, ठीक है, ये जो जल है, इस जल का ही नाम दोस्तों, ये जिस जल संधि द्वारा जुड़े हैं उस जल संधि का नाम ही दोस्तों क्या है? पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपको पेपर में क्या मिलेगा? भारत और पाकिस्तान। तो पाक का मतलब दोस्तों पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका जुड़े हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन से हैं अरब सागर में? तो दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। ये गुजरात हो जाएगा और ये भारत दक्षिण भारत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग श्रीलंका। तो अगर हम बात करते हैं भारत के पश्चिम में दोस्तों अरब सागर है, ये वाला हो जाएगा अरब सागर, और ये वाली हो जाएगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अरब सागर में भारतीय द्वीप समूह। तो दोस्तों अगर हम बात करें मालदीव भी हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो इसे तो हम पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि मालदीव एक क्या है? स्वतंत्र देश है। जिस प्रकार से श्रीलंका एक देश है उसी प्रकार से मालदीव भी एक देश है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। और अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इधर ये क्या हो जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों इसका उत्तर हमें मिल गया है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों वो हो जाएगा लक्षद्वीप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिम घाट और हिमालय। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो दोस्तों ये रिक्त स्थान है, ये मैंने इसमें इसलिए रखे हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने रिक्त स्थानों को भी इसमें शामिल किया है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 40, भारत का क्षेत्रफल लगभग। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की, तो उसमें दिया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट क्षेत्रफल की, तो वो हो जाएगा दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों एग्जैक्ट ये हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, हो सकता है आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का ऑप्शन मिले, तो ये सही हो जाएगा। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, महान हिमालय डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी अभी ये प्रश्न इससे पहले भी आया था, तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, नर्मदा नदी डैश डैश सागर से घिरी है, मतलब गिरती है। दोस्तों नर्मदा नदी डैश डैश सागर में गिरती है। तो अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी, तो ये हो जाएगा गुजरात, और गुजरात के बाद दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ मध्य प्रदेश से होते हुए नर्मदा नदी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच सीमा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी का मुहाना दोस्तों कहाँ है? अरब सागर की ओर है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डैश डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो दोस्तों जो रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजर रही है, कौन सी अक्षांश भारत के बीचों बीच? तो बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के क्या है? बीचों बीच होकर गुजर रही है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ और झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा दोस्तों कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और अगला हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा
और अगला लास्ट हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों यहाँ पे चार्ट है ये है कि भारत के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी हर बार लगभग सीटेट में पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। और जो दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप है, ये दोस्तों 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर इन्हें एक कर दिया गया। और इनकी राजधानी कहाँ है? दमन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी करावती, करावती। और पुंदुचेरी, पुंदुचेरी की राजधानी पुंदुचेरी। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली। और जम्मू और कश्मीर की कहाँ? श्रीनगर। और अगर हम बात करते हैं लद्दाख, लद्दाख की कहाँ है? लेह। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी राजधानी कहाँ है और वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों 8 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। सोना, पेट्रोल एवं कोयला किसके उदाहरण है? शैल, खनिज और जीवाश्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना, पेट्रोल और कोयला किसके उदाहरण है? तो खनिज के उदाहरण है। ये क्या है? खनिज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो दोस्तों जीवाश्म कौन से शैल में होते हैं? तो शैलें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आग्नेय शैल। ठीक है, और आग्नेय शैल को ही दोस्तों प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो अगली बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है? तो आग्नेय शैल। और अगली हो जाएगी दोस्तों अवसादी शैल। और तीसरे नंबर की हो जाएगी कायांतरित शैल। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे पतली परत। तो दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें हैं, परपट्टी, और उसके सेकंड नंबर की मेटल, और तीसरे नंबर की सबसे आंतरिक कौन सी? क्रोड। ठीक है, और हमें प्रश्न में पूछा गया कि सबसे पतली कौन सी है। तो सबसे पतली हो जाएगी दोस्तों परपट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इसमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों समुद्र तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? शैल, किनारा, समुद्र गुफा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शैल समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हेमनद की निक्षेपण की विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलीन और हिमोड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमोड। हेमनद निक्षेपण की क्या है? विशेषता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन और बाढ़कृत मैदान। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। और अगर यहाँ पे भूकंप भी होता तो वो भी सही ऑप्शन हो जाता। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी किसके? आकस्मिक, जो पृथ्वी की आकस्मिक गतियां होती है उसके कारण आते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। छत्रक शैल पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है चाप झील पाई जाती है। तो साथियों सबसे पहले समझते हैं कि चाप झील किसे कहते हैं। तो जब बर्फ से पिघलकर नदियां पानी नीचे कहाँ? मैदानों की ओर आगे बढ़ता है तो वो विसर्प के रूप में इस प्रकार से मैदानों की ओर प्रवेश करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि नदी यहाँ से अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, अपना रास्ता बदलते हुए इस प्रकार से बहती है। तो जो दोस्तों ये वाली झील बनती है यहाँ पे क्या है? ये पानी रुक जाता है। और ये जो दोस्तों झील बनती है इसी को साथियों क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है साथियों? चाप झील कहा जाता है। ये वाली ही क्या है? चाप झील। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? और दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन ओजोन। और अगला इसी पर प्रश्न बन सकता है कि ओजोन जो परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। इसको भी अगले प्रश्न में जानने वाले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल की सबसे मुख्य परत। तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, तो सबसे पृथ्वी के जो सबसे नज़दीकी है वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के सबसे लास्ट है दोस्तों ब्राह्य मंडल। और इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत। तो साथियों उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा, चक्रवात या बादलों का बनना या बारिश होना, ओलावृष्टि, ये इस प्रकार के सारे जो दोस्तों घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। तो इसीलिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत भी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो जहां पे बादल बिल्कुल नहीं है, तो साथियों ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समताप मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब। तो दोस्तों जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, इस प्रकार से जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो वायुदाब क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या समान रहता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुदाब क्या है? घटता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे कहते हैं बादल, वर्षा, हिम। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा। जब वृष्टि क्या है, तरल रूप में भाई पृथ्वी पर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप बदलता है। तो साथियों प्रश्न को समझने की कोशिश करो कि वह प्रक्रम जिसमें जो जल है, जल अपने क्या बदल रहा है? स्वरूप बदल रहा है। और वो क्या? महासागर, पहले महासागर में और उसके बाद वायुमंडल में, और वायुमंडल के बाद स्थल के बीच चक्कर लगाता है। दोस्तों पहले महासागर में, और महासागर के बाद वायुमंडल में गया। ठीक है, और वायुमंडल के बाद फिर से क्या है, ये पृथ्वी पर बारिश के रूप में आ जाती है। तो जो दोस्तों ये चक्र बन रहा है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल चक्र कहा जाता है। और अगले ऑप्शन थे ज्वार भाटा और महासागरीय, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों जल चक्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, सामान्य तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, और दोनों में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहीं से गर्म धाराएं निकलेगी। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? तो दोस्तों ये ग्लोब है, और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और क्यों होती है? क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहीं से तो दोस्तों गर्म जलधाराएं निकलेंगी। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न था सामान्य, हाँ 58, और 58 का जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो दोस्तों दिन में 2 बार लगातार उसे कहते हैं ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और तरंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा ज्वार भाटा। तो दिन में क्या है, जो जल है 2 बार उठता है, 2 बार गिरता है। तो जल के उठने को ज्वार कहते हैं और गिरने को भाटा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न साथियों 2021 में, शायद 21 में पूछा गया था कि टुक्कन क्या है? पक्षी, पशु, फसलें। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा टुक्कन क्या है? पक्षी है। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61,
मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन। और अगर हम बात करते हैं कि अमेजन जो नदी है वो कहाँ है, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑरेंज, हुंगली और भागीरथी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता हुंगली नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है 63, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वन के या पर्णपाती वन के और छुप। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वन या शंकुधारी वृक्ष। और जो पर्णपाती वन वृक्ष होते हैं, तो साथियों पर्णपाती का मतलब है, पर्ण का मतलब पत्ती और पाती का मतलब ये वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, या किसी मौसम में एक बार ये क्या है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्र में और अमेजन में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा। और जो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा बंगाल टाइगर का क्या माना जाता है? प्राकृतिक आवास माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा कहाँ, उत्तर में स्थित है अफ्रीका के, ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म या मृदु। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा गर्म रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो दोस्तों जो लद्दाख में रेगिस्तान है उसके जो निवासी हैं वो कौन है? ईसाई मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान और ईसाई बौद्ध। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध एवं मुसलमान लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तान की विशेषता, विरल वनस्पति, अधिक वर्षण और अल्प जलवाष्प। तो साथियों अधिक वर्षण तो बिल्कुल नहीं होगा, तो रेगिस्तान ही नहीं होगा अगर अधिक वर्षा होगी, ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। और जलवाष्प, जब वहाँ पे बारिश होती ही नहीं, बहुत कम बारिश होती है, तो जलवाष्प कहाँ से हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विरल वनस्पति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है मंदिर के लिए या चर्च के लिए या बौद्ध मठ के लिए। तो दोस्तों लद्दाख में जो हेमिस है वो क्या है? एक प्रकार की बौद्ध मठ है। और इसके अलावा दोस्तों हेमिस के अलावा जो लद्दाख में प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं वो है, एक है लामायोरू और दूसरी है दोस्तों इसके अलावा थिंगसे। ये लद्दाख में तीन प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं, हेमिस, लामेरू और थिंगसे। ये लद्दाख में क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। तो अगले बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो लामेरू है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो क्या है? बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, मिस्र निम्न में निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मिस्र किस कौन से फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गेहूं, मकई और कपास। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, तालाब, वन। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो दोस्तों पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक नहीं है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं मरुस्थल क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। और वन भी एक प्रकार का प्राकृतिक पारितंत्र है। जो दोस्तों तालाब है, तालाब क्या है? मानव निर्मित है, जहाँ पे हम पानी को रोकते हैं या रोक कर रखते हैं, तो दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है? ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्थल, धर्म, समुदाय।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो धर्म भी है, तो दोस्तों प्रत्येक इंसान किसी ना किसी धर्म पर विश्वास रखता है और किसी ना किसी धर्म को मानता है। और समुदाय, तो दोस्तों प्रत्येक मनुष्य एक समुदाय में भी रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो साथियों हमें बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है। पहाड़, तो दोस्तों पहाड़ों को मानव नहीं बना सकता है। और समुद्र को भी इंसान नहीं बना सकता है। तो दोस्तों सड़क सड़क का निर्माण कौन करता है? तो साथियों मनुष्य करते हैं। तो मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा हो जाएगा? सड़क। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है साथियों? पादप है, जनसंख्या है या फसल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या में वृद्धि ये एक प्रकार का क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा है। और किस प्रकार से खतरा है? अगर हम बात करते हैं अपने पृथ्वी की, तो हमारे पृथ्वी पर दोस्तों 71% तो जल है। बचा कितना? 29% भाग। और 20% भाग में हम रहते हैं। ठीक है, इंसान रहते हैं। और उस पर 29% भाग पर जो दोस्तों क्या है? संसाधन है। संसाधन क्या है? संसाधन में तो वृद्धि नहीं हो सकती है। और हम क्या है? एरिया में भी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो सीमित संसाधन है। और अगर जनसंख्या का विस्फोट इसी प्रकार से बढ़ता गया तो संसाधन तो सीमित है और जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भूखमरी आ जाएगी। ठीक है तो यही दोस्तों जनसंख्या में जो वृद्धि है यही एक क्या है? खतरा है पर्यावरण के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, और इस प्रकार के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैव मंडल, तो जैव मंडल किसे कहते हैं? दोस्तों जहां पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिलते हैं, तो दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों जैव मंडल कहा जाता है। जो दोस्तों ये कॉमन जो क्षेत्र है इसे ही क्या कहा जाता है? जैव मंडल। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सही उत्तर हो जाएगा वो संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव मंडल। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल, तो वायुमंडल हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम वायुमंडल कहेंगे। और अगर बात करें जलमंडल, तो दोस्तों जलीय क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जलमंडल। और अगर हम बात करते हैं पर्यावरण, तो दोस्तों हमारे आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहा जाता है? आग्नेय शैल कहा जाता है, अवसादी शैल कहा जाता है या कायांतरित शैल कहा जाता है? तो दोस्तों शैलें 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं द्रवित मैग्मा से बने शैल, कौन से शैल बनती है? आग्नेय शैल बनती है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों अवसाद का मतलब होता है अवसादी शैल का मतलब है कि ये अवसादों से मिलकर बनी होती है। और अवसाद किसे कहते हैं? धूल, रेत और पत्थर के कणों से मिलकर जिस शैल का निर्माण होता है उसे ही दोस्तों अवसादी शैल कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कायांतरित शैल, इस कायांतरित शैल किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब उच्च दाब पर आग्नेय और अवसादी शैल दोस्तों ये किस में रूपांतरित हो जाती है? कायांतरित शैल में रूपांतरित हो जाती है। तो कायांतरित शैल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? जब आग्नेय और अवसादी शैल उच्च दाब पर क्या हो जाती है? रूपांतरित होकर कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से अगर हम ये, ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम परपट्टी पृथ्वी की जो परतें हैं वो कितनी है? ओहो, पूरा ही डिलीट हो गया, फिर से बनाते हैं। ओहो, तो साथियों ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी की जो दोस्तों सबसे बाहरी जो परत है, सबसे बाहरी ये वाली, इसका जो दोस्तों नाम है ये परपट्टी है। और उसके बाद जो दोस्तों सेकंड लेयर है ये वाली, इसका जो दोस्तों नाम है ये मेटल है। और उसके बाद जो दोस्तों सबसे अंदर की जो दोस्तों ये परत है वो कौन सी है? क्रोड।
ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत कौन सी है, सबसे आंतरिक क्रोड है, और सबसे बाह्य कौन सी है, परपट्टी है, और जो दोस्तों ये बीच वाली है, ये वाली, ये दोस्तों मेटल है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे भीतरी परत। तो सबसे भीतरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, क्रोड, और अगर सबसे बाह्य तो परपट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन है उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। तो साथियों अगर हम बात करते हैं संसाधन को, इनमें से कौन निर्धारित नहीं करता है कि ये संसाधन नहीं है, ठीक है। तो उपयोगिता भी दोस्तों संसाधन को निर्धारित करती है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, और हमारे दैनिक जीवन में हम जिन जिन चीज़ों को क्या करते हैं, जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं या जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वही तो संसाधन कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मूल्य, मूल्य भी दोस्तों संसाधन को निर्धारित करता है, लेकिन मात्रा क्या है, संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। अगर आपके पास कम संसाधन है तो वो भी संसाधन ही हो जाएंगे, और अगर आपके पास अपार संसाधन है तब भी वो संसाधन ही कहलाएगा। तो संसाधन को कौन निर्धारित नहीं करता है, मात्रा डिसाइड नहीं करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, औषधियों का औषधीय उपचार की कैंसर उपचार की औषधियाँ, और झरने का जल, और उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों मानव निर्मित की बात हो रही है, तो कैंसर का जो उपचार है वही क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश डैश होते हैं। साथियों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग में लाने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो साथियों ऐसे ही संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जो संसाधन एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः दोबारा से जल्दी ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन दिए गए हैं सीमित भंडार, या मनुष्य द्वारा निर्मित, और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन होते हैं तो सीमित भंडार वाले, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हो जाएंगे, जिनका भंडार सीमित है, जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, कोयला, डीजल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। समय, मृदा का गठन, और जैव पदार्थ। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा का जो गठन है ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। समय भी है और जैव पदार्थ भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखलाएं, मल्चिंग, और वेदिका कृषि। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, तो दोस्तों तटीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो तट पे क्या बनाए जाते हैं, तट पर कतार पर क्या है, वृक्षों को लगाया जाता है, और उससे मृदा अपरदन को रोका जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वेदिका कृषि, तो वेदिका कृषि दोस्तों ये जो तीव्र ढाल में मृदा अपरदन के लिए रोकने के लिए क्या की जाती है, वेदिका कृषि की जाती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदिका कृषि। और ये जो तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल पर हम मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका कृषि करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। हमें पहचान करनी है कि कौन सा कारक या कौन सी चीज प्रकृति प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर को है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में हम क्या बिजली बचा पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ऑप्शन नंबर खो है नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि नल को भाई जब हमें जल की आवश्यकता नहीं है तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों
खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको पुनर्चक्रण के लिए भेज देना चाहिए। अगर हम नष्ट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, उसके धुएं से वायु प्रदूषण हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87, उद्यान कृषि का अर्थ है। ऑप्शन है गेहूं उगाना, आदिम कृषि और फूलों व सब्जियों को उगाना। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्यान कृषि, फूलों व सब्जियों को उगाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सारे के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं एनसीईआरटी से लाया हूँ इनको। और ये प्रश्न लगभग लगभग सब प्रश्न एक एक बार पूछे गए हैं, एक एक क्या, दो दो तीन तीन चार चार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 88, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, या सुनहरी रेशा से अभिप्राय है। चाय, कपास, पटसन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत, रूस। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील कॉफी उत्पादक का प्रमुख उत्पादक करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ख है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। और गौ है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर क है जन्म, मृत्यु और विवाह। और ऑप्शन नंबर ख है जन्म, मृत्यु और प्रवास। और ऑप्शन नंबर गो है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92। तो दोस्तों ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ में वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सेकंड लास्ट जो दोस्तों प्रश्न है वो है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। ऑप्शन नंबर क है 1 अरब, और ख है 3 अरब, और गौ है 6 अरब। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ, सही उत्तर हो जाएगा 6 अरब। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 93, जनसंख्या पिरामिड क्या है। और ये प्रश्न भी दोस्तों पेपर में, सीटेट के पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है। जनसंख्या पिरामिड, तो ऑप्शन नंबर क है जनसंख्या की आयु लिंग संगठन का आलेख निरूपण। ठीक है, और ख है जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। और गौ है बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।